हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर 2, जिसका नेम है हमारा पॉलिनोमियल्स। देखो, आज की वीडियो में करेंगे इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल आर द एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स विद अ नॉन जीरो। हमारे पास कितनी होना चाहिए पॉलिनोमियल? किसके पास? जिसके पास हमारे पास एक टर्म हो। वो टर्म हमारी किससे बनी हो? एक वेरिएबल से और एक कॉन्स्टेंट टर्म से। तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो हमारी कैसी होगी? पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, पॉलिनोमियल होगी वो। और जो भी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे, देखो उसके अंदर देखो टर्म किससे मिलकर बनी होना चाहिए, मतलब दो वन मोर टर्म, जिसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। देखो, इसको हम क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल। ये क्या होता है हमारा? वेरिएबल। इसको वेरिएबल भी बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? एक्सपोनेंट। इसको क्या बोल सकते हैं हम? वेरिएबल बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसको एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है। और इसको बोल सकते हैं कोफिशिएंट टर्म। जो नंबर पार्ट है ना, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं हम? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ये हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। जो भी हमारी नंबर है कोफिशिएंट होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। और ये इस पूरे को मिला के हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। इस पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं? टर्म कहते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है? देखो, जी भी हमारी क्या है? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो देखो, इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन के। ठीक है, ये इस तरीके से हमने एग्जांपल लिए। जैसे हमारा एक 2x है, ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है, जिसमें कितना होना चाहिए? वेरिएबल कितना होना चाहिए। लेकिन देखो, एक चीज और है। जैसे हमने यदि एक बार इसमें ये वेरिएबल, एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, तभी बोलेंगे उसे पॉलिनोमियल इक्वेशन। मतलब हमने एक्स वेरिएबल ले गया, तो अब इस इक्वेशन में हमारे सारे एक्स वेरिएबल ही होना चाहिए। देखो, ये भी हमारा एक एग्जांपल हो गया। इस तरीके से हम लेंगे 2x-3। तो देखो, हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके बाद हम पीछे कोई से भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टी वाले नंबर लगा दें तो चलेगा, लेकिन उसमें हमारे क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक वेरिएबल। तो ये भी हमारी क्या होगी? पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। देखो, उसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम x² - x। ये भी हमारी क्या होगी? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ही होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही टाइप की इक्वेशन है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। जिस तरीके से हमने लिख दी, और भी लिख सकते हैं एग्जांपल। हमने लिख सकते, देखो एक ही टाइप ऐसे हमने लिखी y² - y+3। तो देखो, इसमें भी हमारी क्या? एक ही तरह का वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगी? हमारी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। ठीक है, इतना समझ में आया? आप देखो, अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि हम पॉलिनोमियल इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें हमारा एटलीस्ट एक वेरिएबल होना चाहिए या एक्सपोनेंट होना चाहिए। कितना? ये वन टाइप का होना चाहिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से हो सकते हो और कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। देखो जी, हमारे कैसे थे अभी देखना, यहाँ पे लिखे थे कौन कौन से नहीं गए। नॉट अ पॉलिनोमियल। हमारे कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं हो सकते? देखो, हमारे पास कौन कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते। मान लीजिए हमारे पास क्या आ गई? √3 इस तरीके से हमारे पास कोई इक्वेशन आ गई, तो कभी भी हमारा जो एक्सपोनेंट है या वेरिएबल है, ये क्या नहीं होना चाहिए? हमारा कभी भी जीरो, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। क्या? यदि ये रूट के अंदर आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? जी, हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। पहली बात तो ये क्लियर हुई। और एक, चलो ठीक है, एक ये हो गया। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, x⁻1/3+2। तो कभी भी हमारी x की पावर है ना, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। दूसरा नियम ये समझ में आया क्या? x की पावर हमारी कैसी नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, जो हमारे कोई सा भी कांस्टेंट टर्म की पावर x नहीं होनी चाहिए। यदि उसकी पावर भी हमारी x आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? तब भी हमारा कैसा नहीं होगा? पॉलिनोमियल इक्वेशन ही होगी। जरूरी नहीं है यहाँ पर 2 मान लीजिए हमारी और भी ले सकते हैं, 2x+3 ये हमारी क्या? पॉलिनोमियल इक्वेशन है, लेकिन एक ही टाइप के वेरिएबल आ रहे हैं इसमें। लेकिन ये क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी x की पावर कभी भी किस में नहीं होना चाहिए? सॉरी, कांस्टेंट कोई हमारी नंबर कभी x है ना, वो पावर में नहीं होना चाहिए। यदि x हमारा पावर में आ रहा है, तो उसका मतलब वो हमारी क्वेश्चन नहीं होगी। देखो इतना है। अब देखो एक और हम क्या एग्जांपल लिख सकते हैं? जो हमारी x की पावर है ना, अपॉन में डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। जैसे x+1, ये इस तरीके से। और यहाँ पे लग देते हैं 2x², थोड़ी भी अच्छी सी लगेगी। और यहाँ पे लिखते हैं +3। इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ रही है। क्या? जो हमारी x क्या आ रही है? डिनोमिनेटर में है, तब भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसे कि हमारी 1/3। तो पूरी की पूरी इक्वेशन की जो भी हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इस तरीके से पूरी की पूरी हमारी कैसी आ गई? डिनोमिनेटर में आ गई। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया? पहला क्या था? हमारा रूट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। और जी एक्स जो होगी ना, क्या पावर में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक और कौन सी रहेगी? हम एक लास्ट लिखेंगे। जो हमारी फिर क्या हो जाएगी? जो हमारी पावर है ना, वो कैसी? नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। जैसे x-2 प्लस 3x+3, ये इस तरीके से। जो हमारी इस तरीके से, देखो इक्वल में जीरो नहीं लगा देंगे। इक्वल में जीरो लगा दिए तो हमारी कैसी हो जाएगी? इक्वेशन बनाएगी। कैसी बनाएगी? पॉलिनोमियल इक्वेशन।
फिर उसे हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, फिर उसे बोलेंगे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे, यदि हमने इक्वल में 0 लगा दिया। ठीक है, हमारी पावर कभी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। यदि हमारी देखो पावर नेगेटिव में आ रही है, आप कहोगे मैं इसे पॉजिटिव में करता हूँ, आप पॉजिटिव में करोगे तो क्या नीचे ले जाओगे, और हमारी एक्स की पावर क्या नीचे भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमारी क्या होनी चाहिए, कभी नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। देखो इतना समझ में आया, ये इस तरीके से इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं, जो भी हमारे टर्म के बेसिस पे, कि टर्म के बेसिस में हमारे कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। पहले लिखेंगे, सबसे पहले होता है मोनोमियल। देखो ये मोनोमियल देखो ये मोनोमियल में क्या होता है, एटलीस्ट एक वेरिएबल टर्म, उसमें क्या होना चाहिए, वन टर्म होना चाहिए। इस तरह पर 2x, ये क्या सा हो सकता है, हमारे एक पॉलिनोमियल, इसमें देखो एक ही टर्म है, सिर्फ 2x होगा, तभी ऐसे लिख सकते हैं 3y 4y या 6, कोई भी एक ही टर्म है। अभी इसके अंदर एक ही टर्म होना चाहिए, दो टर्म हो गई तो नहीं, क्या एक ही टर्म है, इसके अंदर हमारे पास एक ही टर्म है। देखो पावर चाहे कितनी लगा सकते हो आप, इस तरीके से 3x लिख सकते हो, 3 की हमें अभी डिग्री की वाली नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पे बेसिस पे कर रहा है, ये टर्म के बेसिस पे लिख रहा है, अभी हम डिग्री के बेसिस पे नहीं कर रहे। ठीक है, तो मोनोमियल हो जाएगा बायनोमियल, देखो बायनोमियल में क्या हो सकता है, एटलीस्ट 2 टर्म होना चाहिए, ऐसे लिख दिया हमने -3, तो देखो इसमें कितनी हो रही, 2 टर्म हो गई बायनोमियल में। ठीक है, कितनी, इसमें एटलीस्ट 2 टर्म होना चाहिए, जैसे हम पे लिख सकते हैं 4 की पावर x की पावर 2, इसमें +3, ये भी सबकी हमारी बायनोमियल पॉलिनोमियल है। कौन सी है, बायनोमियल पॉलिनोमियल। उसके बाद होता है हमारा ट्राइनोमियल। देखो ट्राइनोमियल में क्या होता है, जिसमें हमारे पास क्या हो सकती है, 3 इक्वेशन है। देखो 3 x की पावर के, देखो 3x² प्लस x माइनस 3, ये इसमें क्या होता है कि हमारे एटलीस्ट 3 टर्म्स होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्राइनोमियल बोलते हैं। कितनी टर्म्स, 3। पावर आप कितनी भी ले सकते हो, चाहे इसकी पावर हमने लिख दी x की पावर 4, x की पावर 4, यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 2x लिख दिया, और यहाँ पे ये भी अभी भी क्या है, हमारी ट्राइनोमियल है, क्योंकि हमने को किस तरीके से बेसिस करना। देखो हमें तो सिर्फ इतना बताना है कि हमने अभी सिर्फ टर्म के बेसिस पे फाइंड किए, तो टर्म्स तो हम देखो एक ही एक टर्म है, देखो टर्म ये भी एक टर्म है, क्योंकि देखो पहला टर्म हमारा वेरिएबल, उसके बाद आप चाहे कोएफिशिएंट कोई सा भी ले सकते हो, इसलिए हमारा पहला क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो ये भी इस तरीके से ये भी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा। इसके बाद पढ़ते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो सकता है, देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं जिसके पास हाईएस्ट डिग्री होगी, उसी को हम, जिस वेरिएबल के पास क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री होगी, उसको क्या बोलते हैं हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जिसके पास हाईएस्ट डिग्री होगी, जैसे कि मैंने लिखी है, देखो डिग्री क्या होता है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। देखो किसको बोलेंगे, देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, क्या ले लिया, 3x³ प्लस 3, ठीक है, ये ले लिया, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, जिसकी हाईएस्ट पावर, x की पावर जिसकी हाईएस्ट होगी, इसमें 2 है, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मान लीजिए हमने इस तरीके से एक एग्जांपल ले लिया, 3x प्लस 2x प्लस यहाँ पे लिखिए x², इस तरीके से, ये हमने इस तरीके से लिख लिया, इक्वल में तो ऐसे ही लगाया। देखो और अब हमसे पूछा जाए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी क्या होगी, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारी कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि देखो जितनी ऐसे हमने 4x² लिख दिया इस तरीके से, ये 2x², तो इसकी हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा था, तो इसका क्या होगा हमारे पास 4, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी इसकी, 4 होगी। देखो जितनी, जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होगी, क्या हाईएस्ट पावर होगी ना, वही क्या होगी, हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इतना समझ में आया। अभी हमने क्या पढ़ा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। देखो ठीक है, तो उसके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको रफ करता हूँ, आप इसको नोट करो। देखो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम पढ़ेंगे डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है। देखो जिसके पास हमारी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 हो मतलब 2x की पावर 1 हो, और 2x की पावर 1 हो मतलब 2x, इस तरीके से देखो जिसकी पावर कुछ नहीं होती 0, उसको तो हम लिख देते हैं क्या, जिसकी देखो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, x की पावर 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है हमारा 0, जब हमारी x की पावर 1 हो तो इसका मतलब क्या होता है x, जब हमारी x की पावर 2 हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 2 लिख सकते हैं। देखो इतना तो आपको पता ही होगा।
ठीक है। यदि हमारी एक्स की पावर 1 हो तो जिसकी पावर हमारी 1 हो उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी पावर हमारे पास कितनी हो, हाईएस्ट 1 हो। तो देखो इसमें हमने एग्जांपल लिया 2x + 3, इसकी पावर हमारे पास कितनी आ रही, 1 आ रही। देखो x की पावर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे x की पावर 1, ऐसे हमारा हो सकता है x की पावर 4x। ये भी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्योंकि भले एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारी लीनियर पॉइंट। और एक ही टाइप के हमारे कैसे होने चाहिए, x की वैल्यू हमेशा क्या नहीं होनी चाहिए, या तो x लिख लो यहाँ पे वेरिएबल में, या तो y लिख लो, एक कोई सी लिखना है, ठीक है। कोई सा भी ले सकते, जरूरी नहीं है x ही हमेशा आप लोगों, a b c d कोई भी इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखो इस तरीके से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके, क्या बोलते हैं, ax + c, क्या होता है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ax + c क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। c का मतलब, c मतलब कोई कांस्टेंट टर्म हो या ना हो, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए। उसके बाद होता है हमारा सेकंड हो जाएगा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्या हो सकता है हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें हमारी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो। देखो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। ये क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। इतना समझ में आया, हमारे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे करेंगे x², यहाँ पे क्या लिखेंगे, ax², मतलब एक ही जगह कोई भी नंबर हो सकता है, वेरिएबल कांस्टेंट टर्म है, हम लिखेंगे 3x + 2y 2x, इस तरह y नहीं लिख सकते, एक ही टर्म लिखना है, और यहाँ पे लिख दिया हमने 3 लिख दिया। तो ये क्या हमारी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, हाईएस्ट डिग्री हमारी, जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2 हो। इसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जिसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी वो हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी वो होगी हमारी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। और थर्ड आपको पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो बस इतना ही पढ़ना, 3 पॉलिनोमियल के बारे में। कौन सी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होना चाहिए। जैसे लिखा हाईएस्ट डिग्री, इसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी होना चाहिए, 3। यदि उसमें हाईएस्ट डिग्री 3 आ रही है तो इसका मतलब क्या, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे लिख लेंगे, हमने लिखा 3x की पावर 3, और यहाँ पे लिखा 2x + 1, ये भी हमारा क्या है, एक तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने 3x की पावर 3, ये भी हमारा कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखो आपको हमेशा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये जो भी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, जैसे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, ax³ + bx + c, यहाँ पे सॉरी bx² cx + यहाँ पर d, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा d। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आपको सबसे पहले हमारी क्वेश्चन को कैसे जमाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाना है, ठीक है। जब ये पॉलिनोमियल्स है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाना। देखो इतनी समझ आ गई। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कि हम क्या पढ़ेंगे, अभी तो देखो हमने डिग्री, अब पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इसको रफ करना पड़ेगा, आप नोट करो। तो देखो हम क्या पढ़ना है, अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हमारे पास जितनी भी कितनी होगी, जितनी भी ज्यादा डिग्री होगी उतनी हमारे कैसे होंगे, जीरोस होंगे। जितनी हमारी जिसकी जितनी ज्यादा, जिस टर्म की हमारी जितनी ज्यादा हाईएस्ट डिग्री होगी ना, उतनी हमारे कैसे होंगे, पॉलिनोमियल हो, उतनी हमारे जीरोस होंगे। जैसे देखो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल में हमारा कैसा होगा, हमेशा एक जीरो होगा। जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी ना, उतनी हमारे जीरोस होगा। जैसे कि देखो हमने इसका एग्जांपल लिया था 2x + 3, हमने ये एग्जांपल लिया था। इसके इक्वल में हम 0 लगा देंगे तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो x को साइड ले गए तो माइनस का 3 हो जाएगा, इसको साइड लेगा तो -3, और ये x को हमने एज इट इज लगा, और 2 को नीचे क्या चलाएगा, हमारे डिवाइड में। देखो हमने जब लीनियर पॉलिनोमियल का हमने जीरोस निकाला, इसका कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। ऐसे ही आपसे होगा, देखो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, अभी तो मैं सर बता रहा हूँ, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के हमारे पास हाईएस्ट जीरो कितने हो सकते हैं, 2। देखो जैसे कि हमारी ये यहाँ पे लगना, हमने लगा 3x², तो इसके हमारे पास 2 जीरोस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 जीरोस होंगे इसके। ऐसे ही हमने लगा 4x² + 3x³ + 3 = में, तो इसके हमारे लिए 3 जीरोस में, सॉरी इसके क्या मिलेंगे, 2 जीरोस मिलेंगे। इसके हमारे लिए कितने जीरोस मिलेंगे, 3 जीरोस मिलेंगे।
कितने जीरोस मिलेंगे? 3 जीरोस मिलेंगे। जितनी हमारी जैसे मान लीजिए 4x³ प्लस 3x 2x² प्लस 3, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 4, तो उतने ही जीरोस होंगे। तो इसमें कैसे होंगे? 4 जीरोस होंगे। देखो इतना समझ में आया। जितनी हमारे पास देखो इसलिए हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, तो इसके हाईएस्ट जीरो भी हमारे लिए क्या मिलेंगे? 3 जीरो मिलेंगे। ठीक है, जैसे हमारे क्वाड के क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल है? 2 जीरोस, तो इसमें आपको क्या मिलेंगे? 2 जीरोस मिलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसके बाद देखते हैं हम ज्योग्राफिकली, देखते हैं कि ज्योग्राफिकली हम किस तरीके से जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, उसके लिए मैं इस साइड रफ कर रहा हूं। तो देखो अब हम पढ़ेंगे देखो अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल तो देखो अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकली मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ, देखो तो अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकली मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे किस पे? ज्योग्राफिकली मीनिंग पढ़ेंगे, मतलब कि हमारे पास कोई इस तरीके से ग्राफ दिया होगा, क्या करेंगे? उस पर जीरोस फाइंड करना सीखेंगे। क्या करेंगे? इस पर जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका इस तरीके से ग्राफ दिया है, ये इस तरीके से। देखो जब हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया हो, कैसा दिया? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आप हमेशा जीरोस किस पे करोगे? एक्स पे फाइंड करोगे। इक्वल टू में हमारा कैसा आ रहा है? एक्स। तो मतलब जितनी भी हमारी लाइन एक्स पे क्रॉस कर रही है, यहाँ पे भी एक्स पे क्रॉस कर रही है, जितनी बार भी टच करेगी तो उतने ही हमारे जीरोस होंगे। तो हमारे इसमें जीरोस कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे। देखो हमारा ग्राफ किसमें दिया है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में चेक कर रहा है। यदि देखो मान लीजिए हमारे पास अब जी ग्राफ दिया होता है y इज इक्वल टू में x इज इक्वल टू में y एफ वाई, इस तरीके से हमारा ग्राफ दिया होता y का। तो इस बार हम y के जीरोस, जब हम y का जीरोस फाइंड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? इसका 1 जीरोस होगा। क्यों 1 जीरोस होगा? देखो एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया एग्जांपल, और भी एग्जांपल लेते हैं, जितनी बार भी क्रॉस इस तरीके से हमने एग्जांपल लिया, ये ठीक है, एक एग्जांपल हमने लिया, और भी एग्जांपल्स लेते हैं हम। हमने इस तरीके से ये एग्जांपल्स ले लिए बहुत सारे। देखो इस तरीके से हमने ये तो बना लिए हैं। देखो इस तरीके से एग्जांपल लिए, इस साइड हम करेंगे इस साइड हम करेंगे किसके ऊपर? x इज इक्वल टू में एफ ऑफ y, और साइड करेंगे y इज इक्वल टू में एफ ऑफ x। ठीक है, तो सबसे पहले साइड वाले चेक करते हैं। देखो इसमें हमारे कितने जीरोस होंगे? 1 2 3 4 5 6। इसमें हमारे कितने जीरोस होंगे? 6 जीरोस होंगे, क्योंकि हमारे जितनी भी एक्स एक्सेस पर इसमें 6 जीरोस होंगे। और इसमें हमारे कितने जीरोस होंगे? 1 2 3 4 5 6। इसमें भी हमारे कितने आ रहे हैं? 6 जीरोस आ रहे हैं। ठीक है, और अब इसका चेक करते हैं 1 2 3। इसमें हमारे कैसे आ रहा है? 3 जीरोस आ रहे हैं। देखो 3। अब इसमें हम x से ऊपर क्रॉस करें, देखो यहाँ पे 1 टाइम क्रॉस करेंगे, यहाँ पे भी 1 क्रॉस करेंगे, यहाँ पे भी 1 क्रॉस करेंगे, मतलब हमारे x इज इक्वल टू y किसके होंगे? 1 1 जीरोस होंगे। तो देखो मैं साइड थोड़े और एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने और एग्जांपल लिए इस तरीके से, ये मैंने इस तरीके से ऐसा डायग्राम बना दिया। अब आप बताओ इसमें y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में कितने जीरोस होंगे, और x इज इक्वल टू एफ ऑफ y में कितने जीरोस होंगे। देखो जब आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में चेक करेंगे तो हमारे पास देखो एक जगह से क्रॉस कर रहा है x एक्सिस पे, यहाँ पे x की वैल्यू आ रही, तो यहाँ पे कितनी बार? ओनली 1 जीरो। हमारे पास कितना होगा? 1 जीरोस होगा। और जब हम इज इक्वल टू y की जगह रख रहा है, जो क्या रख रहा है? y को एफ ऑफ एक्स में रख रहा है, तो हम अब किस पे करेंगे? y पे चेक करेंगे कितने जीरोस आएंगे? 1 2 3 4। हमारे पास कितने होंगे? 4 जीरोस होंगे। देखो आप तो बस इतनी देख लो, हमारी लाइन पे कितनी बार क्रॉस करें, या तो देखो टच भी कर सकती है, ऐसा नहीं क्रॉस करके जा रही हो। हमारा ग्राफ इस तरीके से हो सकता है, ये यहाँ से ऐसे टच करके वापस आ गया, ये टच करके वापस आ सके। और आपसे पूछा है कि इसमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ y में कितने जीरोस होंगे? तो 1 2, मतलब तो कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे। इसी तरीके से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में पूछा था, तो इसमें कितने जीरोस होंगे? 1 जीरो। इसमें कैसा होगा? हमारा 1 जीरो होगा। देखो जरूरी इस तरीके से हमने और भी एक और ग्राफ लेते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ और बनाया हमने, ये इस तरीके से बनाया। ठीक है, ये ग्राफ बनाया, और ये इस तरीके से ऐसे टच करते हुए यहाँ पे टच नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे टच भी नहीं किया, और अब यहाँ पे देखो ये टच कर लिया, ये टच कर दिया, ये टच नहीं किया। ठीक है, तो ये देखो इसमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में चेक कर रहे तो इसमें कितने जीरोस होंगे? 1, और ये हमारा कितने होंगे? 2 जीरोस। तो इसमें हमारे कितने हो जाएंगे? 2 जीरोस होंगे। और y x इज इक्वल टू एफ ऑफ y में कितने होंगे? देखो एक बार क्रॉस करा, देखो यहाँ से सिर्फ एक ही बार क्रॉस किया, तो मतलब इसमें हमारा कितना जीरोस होता? 1 जीरो होगा। देखो इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारे क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को किस तरीके से फाइंड करते हैं, वो भी किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं रफ करता हूं। देखो किस तरीके से जीरोस फाइंड करते हैं, आपको वो पता करना चाहिए।
देखो एक एग्जांपल लिया है। अब हम देखो इसके हमारे पास क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू में 0 दिया है। देखो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10x स्क्वायर। देखो अब हमको इसको स्प्लिट करना है, इस टर्म को हमको क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है दो टर्म्स में, इनटू टू टर्म्स। हमको कितनी टर्म्स में, टू टर्म में स्प्लिट करना है। कैसी टर्म से स्प्लिट करना है, देखो टू टर्म्स में स्प्लिट करना है कि हमको इन दोनों को जब हम ऐड करें, जब हम वापस ऐड करें तो हमारा कितना चाहिए, 7x आना चाहिए। और जब उन दोनों टर्म्स का, इसी टर्म्स को स्प्लिट करें तो दोनों टर्म्स का इंटू करें तो कितना आना चाहिए, ये प्रोडक्ट आना चाहिए। किसका आना चाहिए, AC का। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, आपको इतना समझ में। अब देखो इसको किस तरीके से स्प्लिट करना है, तो आप सबसे पहले क्या लेंगे, फैक्टर निकालेंगे इसको। देखो 7 का फैक्टर क्या होता है, 7 और डायरेक्ट 1। तो इसका हमारे पास, देखो इसका नहीं निकाल, फैक्टर किसका करते हैं, इस वाली टर्म का फैक्टर करते हैं। हम करेंगे 10x का फैक्टर। देखो फैक्टर किसका करना है, प्रोडक्ट वाली टर्म का फैक्टर करना है और इसको उस टर्म में तोड़ के लिखना है। जैसे कि हम इसको यहाँ पे करेंगे 2 से किया तो यहाँ पे कितना 5 और यहाँ पे करेंगे 1। तो देखो इन दोनों टर्म्स को क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, तो हमारे लिए कितना मिल रहा है, 7। देखो हमने इसको स्प्लिट किया, इस वाली टर्म को स्प्लिट कब करेंगे, इसके प्रोडक्ट, इसको इसका एलसीएम निकालेंगे। तो जब हमने इसका 7 प्लस 2 तो हमारे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अभी इन दोनों का इंटू करा तो हमारे पास कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो मतलब क्या है, ये हमारी एक तरीके से परफेक्ट टर्म है। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालना है, जो भी प्रोडक्ट होगा आपको एक साइड इस तरीके से लिख लेना है। अब जो मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है, तो प्लस माइनस या प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, ये सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लस या माइनस करेंगे हम, प्लस या फिर एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। और जब हम इन दोनों टर्म्स का, जो भी हमारी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का इंटू करेंगे, तो तब भी तो फर्स्ट और सेकंड का टर्म का इंटू करेंगे तो किसके प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, ये प्रोडक्ट है 10 स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमारा कितना आ रहा था, 5 और 7x। तो हम इसको हम उसी तरीके से स्प्लिट करेंगे, तो हमें x स्क्वायर प्लस 7x को हम किस तरीके से देखो स्प्लिट किया, तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले ब्रैकेट। सबसे पहले आपको x को बाहर लिखोगे, हमने 7 को अकेला स्प्लिट किया तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5। देखो 7 ही हो रहा है और ये हम लिखे प्लस 10 इज इक्वल टू में 0। देखो स्प्लिट किया है तो इसका मतलब वो हम वापस ऐड नहीं करेंगे। अब x का इसके साथ इंटू करेंगे और इस x का इसके साथ इंटू करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, यहाँ पे क्या होगा 5x हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा प्लस 10 इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो इतना समझ में आया। अब दो के पेयर बनाना है, जैसे हमने एक इसका पेयर बनाया और एक इसका पेयर में बनाया। तो देखो अब इन दोनों के पेयर बनाना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो देखो इसमें से हम कॉमन लेंगे तो हमारा कितना आएगा, x कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा, एक x के भी 2x से बना और प्लस 2, एक x कॉमन ले लिया ना, इसमें से ऐसे यहाँ पे लिखेंगे। देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। नहीं, इसमें से कॉमन हमारा क्या आ रहा है, देखो इसमें से जी किससे 5 इंटू 1 है इंटू x है, ये किससे बना है 5 इंटू 2 इंटू 1। देखो इस तरीके इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक तो 5 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, हमने यहाँ पे 5 कॉमन लिए, बचा करना x प्लस 2, ये दोनों हमारे कैसे हो जाना चाहिए, सेम। देखो इक्वल टू में 0 लगाना है। तो ठीक है, अब देखो हमने इसको इन दोनों का, देखो ये दोनों सेम ब्रैकेट है, ये कैसे हमारे दोनों सेम आ रहा है तो हमने दोनों को सेम लिख दिया, x प्लस 2, ये दोनों सेम लिख लिए, बचे कौन, अब ये देखो x और ये प्लस 5, इस तरीके इक्वल टू में 0। देखो उसके बाद करना है, एक बार इस टर्म के साथ 0 लिखना है, एक बार इस टर्म के 0 लिखना है। तो हम लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू में 0 और दूसरी बार किसके साथ लिखना है, x प्लस 5 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद ये 2 है ना उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और इस 2 को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, उस साइड नेगेटिव में हो जाएगा। देखो आपको सिर्फ इसमें इतना से याद रखना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट करना है और स्प्लिट करने पर हमारे पास क्या, स्प्लिट करने पर प्लस माइनस में हमारा क्या आना चाहिए, 7x, मतलब सेम टर्म आना चाहिए। प्रोडक्ट करने पर जो हमारा a और c टर्म का प्रोडक्ट किया था ना, ये वेरिएबल टर्म्स का, इनका जो भी मान लो यहाँ पे 1 हुआ तो, और जो भी पूरी टर्म्स का प्रोडक्ट करना ये इस तरीके से, तो हमारा कितना चाहिए 10x स्क्वायर आएगा। ऐसे देखो 7x आप तो टर्म्स का देखो, वेरिएबल का मत करो, यदि आपके टर्म्स आ रहा है तो वेरिएबल तो हमारे वैसे ही जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देखो इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और इनका जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनका, एक टर्म लास्ट टॉपिक है उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड को रफ करते हैं।
तो देखो इतना समझ में आया। अब हमारा लास्ट टॉपिक होगा था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो भी हमारे क्या करेंगे, अब रिलेशन फाइंड करेंगे इसकी, जो भी इसके जीरोस होंगे और जो कोफिशिएंट होंगे जो पॉलिनोमियल्स का। और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहती है, इस तरीके से। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इक्वल टू में जीरो लगा देंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएगा। देखो अभी ये हमारी कैसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके इक्वल में हमने ये जीरो लगा दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। देखो जब भी आपको जीरोस फाइंड करना हो, देखो हमने यहाँ पे इससे बताया था कि जीरोस किस तरीके से फाइंड करते हैं, आपको हमेशा उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया गया। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन इस तरीके से दी होती है, ये इस तरीके से इक्वल टू में जीरो होती है, यहाँ पे 3 मान लेते हैं, इक्वल टू में क्या होता है 3 होता है। तो क्या आपको इस तरीके से नहीं, पहले आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाएंगे। सबसे पहले क्या आएगी हाईएस्ट डिग्री, फिर उसके आएगा 7x प्लस आएगा 3, फिर आएगा 0। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं दिया होता, एक्स स्क्वायर नहीं होता तो हमारा यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पर सीधा हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमारा क्या नहीं होता, एक्स यहाँ पर 7x नहीं होता, तो हम सीधा क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10। लेकिन सबसे पहले हम वैल्यू किसको देंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर हुई, जिसकी जितनी ज्यादा हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, उसकी वैल्यू होगा। तो देखो आप देखो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ एट जीरो किसको होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो बी किसको ढूंढना चाहिए, जो उसका कोफिशिएंट होता है। जो हमारे सम ऑफ जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, जो सम ऑफ जीरो को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा हमने क्या बोला, जीरोस। देखो हमने आपको इसी एक क्वेश्चन का पिछली बार बताया था किस तरीके से करते। सबसे पहले क्या करते थे, इन दोनों का प्रोडक्ट करते थे इस तरीके से। कितना रहा हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट 10 स्क्वायर। अब 7x को किस तरीके से हम स्प्लिट करते थे, प्लस माइनस करने पे हमारा 7x आना चाहिए और इंटू करने पे हमारा चाहिए 10 स्क्वायर आना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसके क्या कर सकते हैं, इसका कोफिशिएंट का एलसीएम ले देते। इस तरीके से हमने एलसीएम लिया था, सबसे पहले 2 से, फिर 5 से 1। अब इन दोनों को ऐड करा, ऐड करने पे हमारा कितना मिला था, 7x मिलेगा, ठीक है। देख दोनों के सामने x लगाओ या फिर जाए, और इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमारे लिए क्या मिलेगा, 10x स्क्वायर मिल रहा था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस टर्म को उसी तरीके से हम स्प्लिट कर लेते थे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते, एक्स स्क्वायर प्लस किसमें 2x प्लस 5x। चाहे आप 5 को पीछे लिख लो चाहे 2x को पीछे लिखो, बात बराबर आएगी। हमने x को क्या लिखना पड़ता, कॉमा लेना पड़ता है। यहाँ का जो x है वो हमारा कॉमन है, प्लस 10 को एज इट इज इक्वल टू में 0। उसके बाद क्या करते थे, x का इसके साथ इंटू करते थे। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू में क्या हो जाता है, 0 हो जाता था, ठीक है। अब इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखो एक कॉमन लेते हैं। अब इन दोनों दो के पेयर बनाते हैं, पर उनमें से क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, x प्लस 2, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन, इसमें से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कितना बचेगा, 5। तो यहाँ पे 10 था, 2 बचा, तो यहाँ पे आएगा 2 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5 आ जाएगा और इक्वल टू में 0। उसके बाद क्या करते हैं, एक बार इसके साथ 0 पुट करते हैं, एक बार इसके साथ जीरोस लेंगे। तो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे जाएगी x की वैल्यू -2 और यहाँ पे जाएगी x की वैल्यू -5। देखो इस तरीके से हमने जीरोस फाइंड करते हैं। अब इन्हीं जीरो में से हम एक को बोल देते हैं अल्फा और दूसरी को क्या बोलते हैं, बीटा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्या रख सकते हैं, यदि आपके पास अल्फा प्लस बीटा दिए होंगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे निकाल सकते हो। या तो आपके पास क्या दिए, अल्फा बीटा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले से प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस क्या होता है, हमारा सम ऑफ जीरो b माइनस है। इसको क्या बोल सकते हैं हम, साथ में इसको बोल सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। जो हमारा ये कोफिशिएंट का, इसको कोफिशिएंट ऑफ x बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म, इस तरीके से। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जी, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी यहाँ पे c क्या है हमारा, ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी हम क्या रख सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। देखो इतना समझ में आया आप, देखो हमारे पास इस तरीके से क्या निकला है, अल्फा और बीटा निकला है। क्या निकला है, अल्फा और बीटा निकला है। हमारे पास मान लीजिए अब जो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, इसमें हमारे लिए गिवन क्या आएंगे, अल्फा और बीटा निकाल लिया हमने, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास क्या निकाला, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमसे फाइंड करने की बात की जाती है कि तुम सम ऑफ जीरो फाइंड जीरो हमारे पास गिवन है। अब हम वो क्या बनाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ पे ये सी, यहाँ पे ये क्या आएगा हमारा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे क्या होगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। ये अपॉन में इस तरीके से होगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको।
अब देखो मान लिया आपका एग्जाम्पल और आपके पास जीरोस गिवन है, एक को मान लेंगे -2 अल्फा और दूसरे को मान लिया बीटा हमारा गया, ये तो जीरोस गिवन है। अब आपसे पूछा जाए कि इसकी कोऑर्डिनेट इक्वेशन बताओ, ठीक है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन बताओ या सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ। तो आपके पास क्या करोगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस करोगे इन दोनों का। सम ऑफ जीरोस हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा, जो अल्फा प्लस बीटा किसको होगा, -b/a के इक्वल में होगा, ठीक है। अल्फा कितना है हमारे पास -2 और बीटा कितना है 5, यहाँ प्लस की जगह माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि बीटा हमारा माइनस में, इज इक्वल टू -a/b। तो इसका मतलब इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -7 इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये माइनस से साइन माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ रही 1, b की वैल्यू कितनी आ रही 7 आ रही। अभी कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में हमारी देखो कोऑर्डिनेट क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c इज इक्वल टू में 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अभी मान लीजिए ये तो हमारे पास ठीक है इतना गिवन है, इसकी जगह हमारे पास मान लीजिए अभी देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे -2 इंटू -5 इज इक्वल टू में हमने किया c/a। तो इसका मतलब इन दोनों का इंटू करेंगे हमारा 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव का, इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे क्या 1, तो मतलब अभी भी हमारी किसकी वैल्यू आ रही 1 आ रही, तो हम यहाँ पे 1 मान लीजिए, हमारी यहाँ पे क्या आ रही होती 2 आ रही होती, तो हम इस पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पे, क्योंकि हमें जो टर्म है ना सेम बनाना पड़ती, ए को क्या दो कॉमन टर्म ए ही ना, तो ए को हम क्या बनाते सेम, तो इसका मतलब बी हमारा हो जाता 14, इसलिए हमारे क्या यहाँ पे ए बना रहे, ठीक है। इस तरीके से निकालिए, तो हमारे पास सी की वैल्यू यहाँ पे अब क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, और ए हमारा 1 था तो 1। तो इस तरीके से हम इस कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन में पुट करा, तो ए 1 की जगह तो x², बी एक्स की जगह बी की जगह 7, सी की जगह 1, तो देखो हमारी सेम इक्वेशन आ रही। मान लीजिए आपको इस तरीके से हमारे पास नहीं आ रहा फाइंड करना आपको, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आता ही है इनसे रिलेटेड, ये इतना आया समझ में, आपको वेरीफाई करना पड़ सकता है कि इन दोनों को वेरीफाई कर दी ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं। देखो एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है जिससे मान लीजिए हमारे पास ये अल्फा और बीटा गिवन है, और दूसरा आप सीधा फॉर्मूला में लिख सकते हो कैसा, x² माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू में क्या, यहाँ पे लिखेंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू में ये इस तरीके से। देखो इस तरीके इस इक्वेशन में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट कर दें तब भी हमारा क्या जाएगा, देखो ये सेम आएगा, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। कोई नीचे वैल्यू आ रही होगी मान लीजिए हमारी, ठीक है, कोई फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन होगी तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास गिवन है मान लीजिए, और इसको एक तरीके से लिख सकते हैं x² माइनस एक्स, सम ऑफ जीरो को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में जीरो। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, डायरेक्ट इससे भी सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास ये जीरोस दिया है, अब आपसे पूछा जाए कि आपकी कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन फाइंड कीजिए, आपके पास 2 जीरोस है। अब देखो इस तरीके से सेम x² माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे x, अल्फा कितना है -2, माइनस साइन 5 हो जाएगा, ये दोनों माइनस और प्लस, अल्फा इंटू बीटा करेंगे -2 इंटू -3 इज इक्वल टू में क्या होगा, तब भी हमारा क्या होगा 0। तो हमें लिखेंगे x² माइनस देखो इन दोनों का इंटू करेंगे 7 और हो जाएगा x प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 10 इज इक्वल टू में हो जाएगा अब 0 हो जाएगा। देखो इन ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा हमारा प्लस, तो यहाँ पे हो गया 7x + 10 इज इक्वल टू में 0। देखो तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन से। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, या आप इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा आपको पता चल गया जीरो किस तरीके से निकालते हैं। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।